मूवी की स्टार्टिंग में हम किसी आदमी को जंगल से मरा हुआ चूहा ले जाते हुए देखते हैं। अब यह कौन है और वह उस चूहे का क्या करेगा, यह हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम कबीर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है। वह अपने बेटे ध्रुव के साथ अपनी बेटी जानवी के कॉलेज जाता है और वह वहाँ देखता है कि उसकी बेटी जानवी एक लड़के को गले लगा रही होती है और फिर वह किसी दूसरे लड़के के साथ बाइक से कहीं जाने वाली होती है। तो कबीर कार का हॉर्न बजाता है, जिसे सुनकर जानवी अपने पिता की कार में आकर बैठ जाती है और तीनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में कबीर जानवी से उन दोनों लड़कों के बारे में पूछता है तो जानवी कहती है कि वे दोनों मेरे दोस्त हैं और कुछ दिनों बाद हम सारे दोस्त लद्दाख जाने वाले हैं, तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए। पर कबीर लद्दाख ट्रिप के लिए मना कर देता है। फिर सभी घर पहुंचते हैं, जहां हम कबीर की बीवी ज्योति को देखते हैं और जानवी के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कबीर और ज्योति उसे लद्दाख ट्रिप में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानवी की लद्दाख ट्रिप पर जाने में अभी समय होता है, तो वे तय करते हैं कि वे कुछ दिन अपने फार्म हाउस में बिताएंगे, क्योंकि कबीर को भी कभी कभार ही अपने काम से फुर्सत मिलती थी। अगले दिन सभी उनके फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वे मस्ती करते हुए जाते हैं और फिर खाना खाने के लिए एक ढाबे में रुकते हैं, जहां कबीर अपने बेटे ध्रुव को वॉशरूम लेकर जाता है और वह वहां पर एक आदमी को देखता है जो शायद अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। इस आदमी का नाम वनराज कश्यप होता है। फिर कबीर की फैमिली खाना मंगवाती है, जहां जानवी को पराठे में कुछ ज़्यादा ही ऑयल लगता है, तो वह उसे खाने से मना कर देती है। तब कबीर वेटर को 2 चाय लाने के लिए कहता है, पर वेटर उससे कहता है कि आप पहले टोकन ले आइए, तभी आपको चाय मिलेगी। और जब कबीर टोकन लेने जाता है तो काउंटर वाले के पास 500 रुपये के खुले नहीं होते हैं, तो कबीर बिना चाय लिए ही वापस आ जाता है। तो वनराज अपने पैसे से कबीर के लिए 2 चाय खरीद देता है और उसके टेबल पर आकर रख देता है। तब कबीर वनराज को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने को कहता है, तो वनराज भी उन्हीं की टेबल में आकर बैठ जाता है, जहां जानवी वनराज से कहती है कि आप ये चाय का कप दूर कर लीजिए, मुझे चाय की स्मेल पसंद नहीं है। तो वनराज चाय का कप दूर कर लेता है। फिर उन सब में कैजुअल बातें होती हैं, जहां वनराज कबीर और उसकी फैमिली को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है। फिर वनराज जानवी से कहता है कि तुम मेरी यह मिठाई खा लो, मैं तुम्हारा यह पराठा खा लेता हूँ। तो जानवी झट से वह लड्डू खा लेती है। लड्डू खाने के बाद जानवी को कुछ अलग सा महसूस होता है। तब वनराज उससे कहता है कि तुम यह पराठा खा लो। तो जानवी उस पराठे को खाने लगती है, जिसे उसने पहले खाने से मना कर दिया था। ये सब देखकर उसके घर वाले भी चौंक जाते हैं। जिसके बाद जानवी सभी से कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। तो कबीर अपनी फैमिली को लेकर जाने लगता है, पर जब जानवी कार में बैठी होती है तो वनराज उसे एक पैकेट बिस्किट ला कर देता है और उससे कहता है कि फार्म हाउस पहुंचने के बाद इसे खा लेना। यहाँ हम देखते हैं कि जानवी वनराज की हर बात मान रही होती है, जैसे वह वनराज के वश में हो। फिर कबीर अपने परिवार को लेकर फार्म हाउस पहुंच जाता है और सभी फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं, मगर जानवी कार में ही बैठकर उस बिस्कुट को खाने लगती है जिसे वनराज ने उसे दिया था। बिस्किट खत्म होने के बाद जानवी भी फार्म हाउस के अंदर चली जाती है और पूरा परिवार स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा होता है। जिसके बाद ज्योति अपने फोन को चावल के डिब्बे में रख देती है, क्योंकि स्विमिंग पूल में नहाते समय वह भीग गया था। फिर वह कपड़े बदलकर टेरिस पर जाती है, तो वह देखती है कि वनराज फार्म हाउस के गेट पर खड़ा होता है, जो बहुत ही अजीब बात थी। तो वह कबीर को बताती है कि वह ढाबे वाला आदमी हमारे फार्म हाउस तक पहुंच गया है। और जब तक कबीर हॉल में पहुंचता है तब तक जानवी वनराज को अंदर ले आती है, जहां वनराज कबीर से कहता है कि मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, मगर मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो क्या आप इसे चार्ज कर सकते हैं? बस 15 मिनट की ही बात है, मोबाइल चार्ज होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो कबीर चार्जर लाने अपने कमरे में जाने लगता है और जाते हुए वह जानवी से कहता है कि तुम भी जाकर अपने कपड़े बदल लो, मगर जानवी वहीं पर खड़ी रहती है और वनराज के कहने के बाद ही जानवी कपड़े बदलने ऊपर जाती है। फिर कबीर वनराज को मोबाइल चार्जर देकर उसको कहता है इसे अपना ही घर समझो। फिर वनराज को ज्योति कॉफी लाकर देता है और अपने कमरे में जाने लगती है। तब हम देखते हैं कि वनराज का एटीट्यूड पूरा बदल चुका है। वह दोनों पैरों को टेबल पर रख देता है, जैसे वह उसी का घर हो। ये सारी बातें ज्योति को थोड़ी अजीब लगती है, तो वह कबीर से कहती है कि तुम जल्दी इसे यहाँ से भगाओ, जिस पर कबीर कहता है कि वह 15 मिनट बाद खुद ही चला जाएगा। जिसके बाद जानवी वनराज के पास जाकर बैठती है
तो वनराज उससे अपने बारे में बताने को कहता है। तो जानवी उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है। वह कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम विवान है और कुछ दिनों बाद हम दोनों अपने दोस्तों के साथ लद्दाख जाने वाले हैं। यहाँ जानवी को देखकर ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से वनराज के वश में होती जा रही है। फिर वनराज जानवी से कहता है कि तुम लद्दाख नहीं जा पाओगी, तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए मेरे घर जाना पड़ेगा। और जब जानवी ओके कहने ही वाली होती है तो ध्रुव का बॉल जानवी को आकर लगता है, जिससे वह थोड़ी होश में आ जाती है और ध्रुव उससे कहता है कि चलो खेलते हैं। तो वनराज जानवी से कहता है कि तुम ध्रुव के साथ इतना खेलो कि आज फिर उसे खेलने का मन ना करे। तो जानवी ध्रुव को झूले में बहुत तेजी से झुलाने लगती है, जिससे ध्रुव डरकर चिल्लाने लगता है। तो कबीर और ज्योति जानवी को झूला रोकने को कहते हैं, मगर जानवी उनकी बातों को अनसुना कर देती है और वनराज के कहने पर जानवी झूला रोक देती है। और झूला रुकने के बाद जानवी को बहुत गिल्ट महसूस होने लगता है। फिर सभी घर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। और रात के खाने के समय जब कबीर जानवी से बात कर रहा होता है तो वनराज बीच में इंटरफेयर करता है और उन दोनों से कहता है कि गलती आप लोगों की है, तुम दोनों ने अपने बच्चों को बिगाड़ कर रखा है। फिर वनराज उन दोनों को जानवी के बॉयफ्रेंड विवान और लद्दाख ट्रिप के बारे में बताता है। तो ज्योति जानवी से कहती है कि तुम ये सब बातें इससे क्यों डिस्कस कर रही हो। तो जानवी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, मगर ये जो भी कहते हैं मुझे वह करने का मन करने लगता है। तो वनराज डेमो के तौर पर जानवी को हुक्म देता है तुम विवान से ब्रेकअप कर लो, और जानवी बिल्कुल ऐसा ही करती है। ये सब देखने के बाद कबीर वनराज को घर से बाहर निकालने लगता है, पर वनराज के कहने पर जानवी कबीर को धक्का देकर कहती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे, ये अब यहीं रहेंगे। ये सब देखने के बाद ज्योति को पता चलता है कि जानवी पर वनराज ने काला जादू किया है। फिर वनराज कबीर और ज्योति को बताता है कि मैंने जानवी को अपने वश में कर लिया है और वह बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा मैं उसे कहूँगा। जिसके बाद वनराज जानवी को सोफे में उठने और बैठने को कहता है और वह बिल्कुल वैसा ही करती है। फिर वह जानवी को बच्चों की तरह रोने को कहता है और जब जानवी ऐसा करती है तो कबीर और ज्योति बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद वनराज जानवी से कहता है कि तुम जाकर स्विमिंग पूल में डूबी रहो और अपनी सांस को तब तक रोके रखो जब तक मैं तुमसे ना कहूँ। तो जानवी बाहर जाने लगती है, पर कबीर उसे पकड़ लेता है और वनराज से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वनराज जानवी को रोक लेता है और सामने सोफे में बैठने को कहता है और फिर वह ज्योति से कहता है कि सबसे पहले तुम सारे मोबाइल फोन्स को लाकर टेबल पर रख दो, और वह बिल्कुल वैसा ही करती है। और वनराज के कहने पर जानवी उन सारे मोबाइल फोन्स को तोड़ देती है। फोन्स को तोड़ने के बाद वनराज जानवी को किचन से चाय पत्ती लाने को कहता है। तो जानवी किचन से चाय पत्ती ले आती है। जिसके बाद वनराज जानवी से कहता है तुम्हें चाय की स्मेल बुरी लगती है ना, अब तुम इस चाय को ऐसे ही खाओ। तो जानवी चाय को खाने लगती है। जब कबीर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वनराज के कहने पर जानवी कबीर को जोर से चांटा मार देती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जानवी वनराज के पैर दबा रही है। तब वनराज कबीर और ज्योति से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी मुझे दान कर दो। ये सुनकर कबीर और ज्योति गिड़गिड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि हमारी बेटी को छोड़ दो, पर वनराज नहीं मानता है। वह कहता है कि तुम दोनों को बस इतना कहना है कि हम खुशी खुशी अपनी बेटी जानवी को भगवान वनराज को अर्पित करते हैं, फिर मैं तुम्हारी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तो कबीर और ज्योति कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो वनराज कहता है कि ऐसा जरूर होगा, बस देखना है कि ऐसा कब होगा। पर तभी ध्रुव ऊपर से नीचे आता है और वनराज अचानक जानवी को एक लात मारता है, जिससे गुस्सा होकर कबीर वनराज से लड़ने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। मगर वनराज जानवी से कहता है कि तुम अपने भाई ध्रुव का सिर फोड़ दो। तो जानवी सीढ़ी की रेलिंग में ध्रुव का सिर टकराकर फोड़ देती है। पर तभी फार्म हाउस की डोरबेल बजती है। दो पुलिस वाले फार्म हाउस के गेट पर डोरबेल बजा रहे होते हैं और जब पुलिस वाले घर के अंदर आते हैं तब कबीर, ज्योति और वनराज लाउड साउंड में टीवी देख रहे होते हैं। वे लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पुलिस वाले ज्योति से कहते हैं कि आपके फोन से हेल्पलाइन नंबर में मिस्ड कॉल आया था और कॉल बैक करने पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया, तो हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। तो ज्योति कहती है कि यह सब मेरे बेटे ने किया होगा, मुझे पता है कि उसने मोबाइल कहाँ छिपाया होगा। तो वह मोबाइल लाने किचन में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जानवी गैस सिलेंडर में बैठी होती है और गैस सिलेंडर खोलकर माचिस लेकर तैयार होती है कि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वह माचिस जला देती
और पूरा घर गैस से ब्लास्ट हो जाता है। फिर ज्योति चावल के बॉक्स से मोबाइल निकालकर बाहर चली जाती है और पुलिस वाले भी उनकी बातें सुनकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वनराज ज्योति के हाथों वह मोबाइल भी तुड़वा देता है। फिर कबीर वनराज से कहता है कि तुम जो चाहो हमसे ले लो, मगर हम सबको बख्श दो। तो वनराज उससे कहता है कि घर में जो कुछ भी है वो सब ले आओ। तो कबीर एक बैग में सारे पैसे और जेवर लाकर वनराज को दे देता है और वनराज उस बैग को लेकर बाहर जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, और वह बाहर चला जाता है। पर कबीर देखता है कि जानवी अब भी वनराज के वश में ही होती है। तो कबीर भागकर बाहर जाता है ताकि वह अपनी बेटी को ठीक कर सके। बाहर जाने पर वह देखता है कि वनराज पैसों से भरा बैग जलाकर वहीं पर खड़ा होता है और कहता है कि यह पैसा और धन दौलत तुम इंसानों की कमजोरी है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं उससे बहुत आगे निकल चुका हूँ। आज के बाद मैं इस दुनिया पर राज करूँगा। फिर वह कहता है कि हजारों सालों बाद यह उम्रा की रात सिर्फ मेरे लिए आई है और आज के बाद मैं ही इस दुनिया का ब्रह्मा होऊंगा। इसके बाद वनराज घर के अंदर चला जाता है और जानवी को खुद के गालों पर थप्पड़ मारने को कहता है। तो जानवी अपने गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और कबीर बिना कुछ कहे ध्रुव के कमरे में चला जाता है और उसके माथे से खून पोंछने लगता है, जहां वह उसके वॉइस रिकॉर्डर को देखता है। दूसरी तरफ वनराज जानवी को अपना फोन देकर उसे ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करने को कहता है और जानवी बिल्कुल वैसा ही करती है। फिर वनराज जानवी को गानों में डांस करने के लिए कहता है, तो जानवी डांस करने लगती है। बहुत देर तक डांस करने के बाद वह बहुत थक जाती है, मगर वह डांस करती रहती है। तो ज्योति जानवी के लिए पानी लाती है, मगर वनराज इतना निर्दय होता है कि वह जानवी को कहकर वह पानी नीचे फेंकवा देता है। फिर वनराज जानवी से कहता है कि मैं 10 तक गिनूंगा और अगर तब तक तुम्हारी माँ ऊपर नहीं गई तो तुम उसका गला चाकू से काट देना। तो ज्योति ऊपर कमरे में चली जाती है। फिर वनराज जानवी से कहता है कि मैं सोने वाला हूँ, जो कोई भी मेरे पास आने की कोशिश करे तुम उसे मार देना। उधर ज्योति कबीर से कहती है कि वनराज अब हमारी बेटी को ले जाएगा। तो कबीर कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और वह धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, जहां वह देखता है कि जानवी वनराज को गार्ड कर रही है। तो वह इशारों से वनराज के फोन तक जाने की इजाजत मांगता है, मगर जानवी ना में सर हिलाती है। पर कबीर नीचे आते ही रहता है, तो जानवी अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देती है, जिसे देखकर कबीर पूरी तरह से टूट जाता है। वह सोचता है कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया, और वह वापस ऊपर चला जाता है और ज्योति को सारी बातें बता देता है। तो ज्योति भागकर नीचे आती है। तब तक वनराज भी जाग जाता है और ज्योति वनराज से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी बेटी को अपने कमरे में ले जाने दो ताकि मैं उसे साफ कर सकूं। पर वनराज उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम जाकर इसके कपड़े ले आओ। और ज्योति एक पजामा लेकर वहां पर आ जाती है और वनराज के कहने पर जानवी वह पजामा पहन लेती है। ये सब होने के बाद जानवी रोने लगती है, जो ज्योति से देखा नहीं जाता है। तो वह चाकू से वनराज पर हमला करने लगती है, मगर वनराज ज्योति का गला दबाने लगता है। पर ज्योति किसी तरह से उसके चंगुल से बाहर निकलकर फिर से उसे मारने लगती है। दूसरी तरफ कबीर ऊपर की विंडो से नीचे आने लगता है। दूसरी तरफ कबीर ऊपर की विंडो से नीचे आता है और जब जानवी ज्योति को मारने के लिए चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है तो कबीर जानवी को पकड़ लेता है। पर जानवी उसके पैर में चाकू भोंक देती है, मगर कबीर उसे सीढ़ियों की रेलिंग से बांध देता है और वनराज को बुरी तरह से पीटने लगता है। मगर वनराज जानवी को हुक्म देता है कि तुम जोर जोर से हंसो और तब तक हंसती रहना जब तक तुम मर न जाओ। तो जानवी जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे डर कर कबीर वनराज को छोड़ देता है। फिर वनराज उन दोनों से कहता है कि तुम अपनी बेटी को मुझे अर्पण कर दो। तो वह जानवी से कहता है कि तुम्हारे भाई ध्रुव को बहुत दर्द हो रहा होगा, तो चलो उसका दर्द खत्म करते हैं, तुम जाकर अपने भाई ध्रुव को मार डालो। तो जानवी चाकू लेकर अपने भाई ध्रुव की तरफ जाने लगती है, मगर कबीर और ज्योति जानवी को पकड़कर स्टोर रूम में ले जाते हैं, जहां जानवी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब मैं क्या कर रही हूँ, और वह उन दोनों को चकमा देकर स्टोर रूम बंद कर देती है और खुद ध्रुव को ढूंढने चली जाती है। वह ध्रुव को ढूंढते हुए छत पर जाती है, तो ध्रुव भागकर ऊपर पानी के टंकी पर चढ़ जाता है और वह भी उसके पीछे चढ़ने लगती है और वह भी उसके पीछे जाने लगती है। तो कबीर भी उस टंकी में चढ़ने की कोशिश करता है, पर जानवी कबीर पर चाकू से हमला करती है और चाकू कबीर के हाथ में घुस जाती है
जिससे वह नीचे गिर जाता है और उधर जानवी भी अपने भाई ध्रुव को नीचे फेंक देती है, जिससे गिरकर वह बेहोश हो जाता है। और आखिरकार कबीर और ज्योति वनराज को जानवी का दान कर देते हैं। तो वनराज जानवी को अपने साथ जंगल में ले जाता है। इसके बाद कबीर ज्योति और ध्रुव को गाड़ी में बैठाता है, जहां ध्रुव कबीर से कहता है कि आप जानवी दीदी को बचा लो। फिर कबीर उन दोनों को अस्पताल भेजकर खुद साइकिल चलाकर अपने नौकर श्याम के घर जाता है, क्योंकि जब कबीर विंडो से नीचे आया था तो उसने वनराज के मोबाइल से उसका लाइव लोकेशन लिंक श्याम के मोबाइल में भेज दिया था। तो वह श्याम की गाड़ी लेकर उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वनराज जंगल के अंदर अपने अड्डे पर जाता है, जहां हम देखते हैं कि वनराज ने बहुत सारी लड़कियों को अपने वश में कर रखा है। फिर वनराज अपने असली रूप में आता है। वनराज एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक होता है, जो आज रात 108 लड़कियों की बलि देकर ऐसी शक्ति पा लेता जिसके इस्तेमाल से वह सिर्फ किसी को देखकर ही उसे अपने वश में कर पाता। फिर वह 108 काली गुड़िया और एक लाल गुड़िया लेकर अग्निकुंड के पास आता है और सभी लड़कियों से कहता है कि जब मैं काली गुड़ियों को आग में डालूंगा तो तुम्हें आग के नजदीक आना है, और जब मैं लाल गुड़िया को आग में डालूंगा तो तुम सब आग में कूद जाना और मुक्त हो जाना। फिर वनराज एक एक करके गुड़ियों को आग में डालने लगता है। तब तक कबीर भी उसके अड्डे में पहुंच जाता है, जहां वनराज के अनुयायी कबीर को पकड़कर उसे वनराज के पैरों के पास फेंक देते हैं, जहां वनराज कबीर को बताता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर मुझे किसी ने छुआ भी तो मेरी ये लड़कियां उसे नोच नोच कर कच्चा ही खा जाएंगी। और जब वह लाल गुड़िया आग में फेंकने ही वाला होता है, तभी जलती हुई लकड़ी से कबीर वनराज के पैरों में हमला करता है, जिस कारण वनराज नीचे झुकता है और उसके नीचे झुकते ही कबीर अपने हाथ में घुसे चाकू से उसकी जबान काट देता है, ताकि वह कोई भी आदेश ना दे सके। और कबीर उसकी जुबान को आग में जला देता है। पर तभी सभी लड़कियां कबीर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं, मगर कबीर ध्रुव का वॉइस रिकॉर्डर चला देता है, जिसमें वनराज की वॉइस रिकॉर्डेड होती है, जिसमें वह कह रहा होता है कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। ये कबीर ने उस समय रिकॉर्ड किया था जब वनराज उसके घर में था। ये बातें सुनकर सभी लड़कियां फिर से नॉर्मल होने लगती हैं और कबीर अपने बेटी जानवी को गले लगा लेता है। अगले सीन में कबीर से मिलने एक इंस्पेक्टर आती है, जो उसे बताती है आपकी बेटी को लेकर वनराज ने कुल 108 लड़कियों को अपने वश में कर रखा था। आज आप ही के कारण वे सभी लड़कियां अपने घर जा सकी हैं। फिर कबीर इंस्पेक्टर से वनराज के बारे में पूछता है, तो वह बताती है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, पर वह अभी तक नहीं मिला है। जिसके बाद कहानी 1 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हमें मूवी का ओपनिंग सीन दिखाया जाता है, जहां पर कबीर एक मरा हुआ चूहा लेकर एक अंडरग्राउंड टनल में जाता है, जहां उसने वनराज को जंजीरों में बांध रखा होता है और उसे खाने के लिए एक मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती लाकर देता है। जिस तरह से वनराज ने उसकी बेटी को तड़पाया था, कबीर भी उसे उसी तरह से तड़पा रहा होता है। फिर वह वहां से चला जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई मूवी हो जिसे आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम डालें।